दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज का जो मुद्दा हमारा है वो है दलितों ने छोड़ा बीजेपी का साथ। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, एक समय था जब दलित वोट बैंक बीजेपी की ताकत बना हुआ था, लेकिन आज सियासत की बिसात पर बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। मायावती अपने ही पार्टी में घरेलू टकरावों में उलझी है। कभी भतीजे के साथ, कभी भतीजे के ससुर के साथ उसी में व्यस्त है। और दूसरी ओर अखिलेश यादव दलित चेहरों को आगे लाकर एक नया समीकरण बना रहे हैं। रामजी लाल सुमन का रंगा वाला स्टेटमेंट, जहां अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े रहे। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से एमपी हैं, एक दलित एमपी हैं, को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में भी उन्होंने अपने साथ उनको बिठाया। चंद्रशेखर को संकेत देना। क्या समाजवादी पार्टी अब दलित राजनीति की शुरुआत में जुट गई है? क्या बीजेपी का पुराना वोट बैंक अब फिसल रहा है? और मायावती के सन्नाटे के बीच क्या दलित समाज खुद को एक नए राजनीतिक घर की तलाश में ढूंढने के लिए जुटा हुआ है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है, क्या दलित वोट बैंक वाकई में बीजेपी से दूर हो रहा है या सिर्फ एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं रोमा जी, देखिए, अगर पिछले लगभग 3 दशक की राजनीति पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों की राजनीति को बढ़ावा मिलता रहा और वो समीकरण बनते रहे, बिगड़ते रहे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस का भी अपना एक समीकरण रहा और एक लंबे समय तक कई डिकेड उन्होंने शासन किया, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के आधार पर। उसके बाद राजनीति ने करवट ली और परिस्थितियां बदली और मुलायम सिंह जी ने इधर चौधरी चरण सिंह साहब से कह लें कि चौधरी चरण सिंह साहब ने वहाँ मतलब पिछड़ों को, जाटों को और इन सब लोगों को जोड़ के एक राजनीति की शुरुआत की थी। और फिर मुलायम सिंह साहब ने चरण सिंह जी के बाद उनकी विरासत को अपने हाथ में लिया और फिर उन्होंने एक नई समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया। उस समय मुलायम सिंह जी ने जब यहाँ हजरत महल पार्क में उसका पहला सम्मेलन हुआ था और या नई पार्टी की, समाजवादी पार्टी की घोषणा हुई थी, तो उसमें पिछड़ों को, उसमें यादव के अलावा पिछड़ों को उन्होंने जोड़ने का काम किया था, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा वगैरह आ गए थे। उधर से फिर आजम खान साहब को ले लिया था। तो ये एक समीकरण बने थे और उस समीकरणों के आधार पर बाद में वो एमवाई में कन्वर्ट हो गया। मतलब यादव और कुछ पिछड़े और बाकी मुस्लिम को लेकर, और उसके बाद 3-4 बार वो सत्ता में भी रहे और सत्ता उस जातिगत समीकरणों के आधार पर। फिर मायावती जब आई और काशीराम जी ने किया तो उन्होंने दलितों को पूरी तरीके से लामबंद कर लिया और वो दलित जो था वो पूरी तरीके से, जो कभी कांग्रेस के साथ रहा करता था, थोड़ा इधर उधर रहता था, वो सिमट के पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पास चला गया और उसी आधार पर फिर उनकी भी सरकार बनी। लेकिन इधर पिछले कुछ समय से जो मायावती जी की राजनीति में 2 कारण रहे। एक तो जो उनके पुराने कद्दावर नेता थे, जिनका कि कुछ का पिछड़ों में और कुछ का दलितों में ठीक-ठाक प्रभाव था, जो काशीराम जी के साथ समय से जुड़े रहे थे। लेकिन मायावती जी को शायद ये लगा कि नहीं, अब दलितों की एक छत्र नेता हम हैं, बाकी सब इनका कोई मतलब नहीं है, और वो उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहां से दलित का जो बीएसपी के साथ जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका क्षण होता चला गया। और उसके बाद जब ये स्थिति पैदा हुई कि वो खड़ी होने लगी, जो 20-21% वोट था वो घट के 9% पे, 8.5% पे आके सिमट गया। चूंकि वो उन्होंने किसी से तालमेल भी नहीं किया और बीजेपी की अघोषित मतलब बी पार्टी के रूप में कहा जाने लगा और दलितों को भी ये लगा कि हमारे लिए तो कोई विशेष चीज की नहीं गई, तो शायद वो छिटकते चले गए। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी ने निश्चित रूप से जो समर्थन दिया, जो आपने बीजेपी की बात कही, मैं उसका भी 1 मिनट में बात रख दूं
कि जो बीजेपी के साथ दलित कभी नहीं रहा। बीजेपी के साथ या तो वैश्य समाज रहा, फिर सवर्ण समाज जुड़ गया था। तो उसके साथ बैकवर्ड या बाकी दलित समाज नहीं था। हाँ, कल्याण सिंह ने आके जरूर बैकवर्ड को जोड़ा। फिर जब ये मायावती को समर्थन 2-3 बार दिया, तो उसके बाद फिर संघ ने और बीजेपी ने ये एक रणनीति बनाई कि अब दलित वोट बैंकों को लिया जाए। तो उनके यहाँ ये कार्यक्रम बनाए गए थे उस दौरान, मुझे याद है कि दलितों क्या जाइए, बैठिए, खाना खाइए, उनको अपने साथ फोल्ड में, पार्टी के फोल्ड में जोड़िए। वो बड़ा काम किया गया था और उसके बाद कुछ प्रतिशत जुड़ा भी, उसका लाभ भी बीजेपी को मिला। लेकिन इधर जो 24 का इलेक्शन लोकसभा का हुआ और संविधान बदलने की बात, तो 400 पार की बात जो हुई और उनके सांसदों के जो बयान आ गए, उसने बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ दलित वोट बैंक था, उसमें पलीता लगाने का काम किया और वहां से वो लगने लगा कि नहीं, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन उसका पूरा लाभ अगर है, हालांकि वो अभी तो ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी कि कितना लाभ है, लेकिन अखिलेश यादव ने उस बात को समझा और लगता उस ढंग की रणनीति बनाई। ये ऐसा नहीं है कि दलितों की अभी बनाई, ये जो पीडीए बना है, इससे पहले भी रोमा जी, कुछ समय पहले, तब पीडीए की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक बार अखिलेश जी से मेरी बात हुई थी, हम लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तब बात हुई थी कि ये जिस ढंग से मतलब जातिगत राजनीति का एक चलन हो गया है, ये समाज को कहीं बिखराव में ले जाएगा। तो बड़ी साफगोई से अखिलेश ने ये बात कही कि गोस्वामी जी, अब राजनीति करनी है, अब ये राजनीति में तो अब जिस ढंग से अगर दूसरे चल रहे हैं तो हमको चलना पड़ेगा, कोई हमारी मंशा नहीं है। लेकिन अब राजनीति को राजनीति के हिसाब से, उन मोहरों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो ये हमारी भी व्यवस्था है। लेकिन हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे मतलब मुलायम सिंह जी के समय की थी, उसमें कुछ ना कुछ, मतलब ये तो स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संकेत उस समय ही, आज से लगभग 2 साल पहले या 1.5 साल पहले उन्होंने दे दिए थे कि अब हम पार्टी को एक नए कलेवर में लेके जाएंगे। और शायद ये पीडीए, ये उनकी सोच का ही परिणाम है कि उसमें उन्होंने पीडीए जो बनाया। अब सवाल ये है कि इस बीच में अगर 24 में देखें, तो 24 में तो निश्चित रूप से दलितों ने कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा। हालांकि इससे पहले जब मायावती के साथ इन्होंने इससे पहले का चुनाव लड़ा था, तो उसमें लोकसभा का, उसमें इनको 5 रह गई थी, मायावती को तो यादवों का वोट चला गया था और दलितों का वोट अखिलेश जी को नहीं मिला था। इनकी 5 रह गई, उनकी 10 हो गई थी और उसके बाद मायावती किनारा कर गई थी। तो वो फिर उन्होंने छोड़ के ये सारे लोगों को, जिसमें उन्होंने बाद में सवर्णों को भी जोड़ लिया कि नहीं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो इस वक्त जो अखिलेश जी जिस ढंग से, जिस नजरिए से चल रहे हैं, या जो पीडीए का उन्होंने गठन किया है, मुझे लगता है कि वो दलितों को जोड़ने का एक मजबूत आधार बनेगा। और अगर इधर देखें तो चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे अवधेश प्रसाद जी हो, इनको वो आगे फ्रंट लाइन पे उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। अभी परसों ही वो वहां गए भी और वहां जाकर रामजी लाल सुमन के साथ आगरा जाके उन्होंने वहां जताने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं। और वही शायद उन्होंने ये भी संदेश दिया है रामजी लाल सुमन को कि अब आप निकलिए और अपने दलित समाज को ये बताने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी आपका बहुत नुकसान करने जा रही है, वो संविधान को भी बदल देगी। वो आपके सारी चीजों को इस ढंग के लाके अपने दलित समाज को ये बताने की कोशिश कीजिए। और वही अवधेश प्रसाद को भी अगर आप देखें, वो भी चूंकि पासी समाज के हैं और उन्होंने एक बड़ा झटका बीजेपी को दिया, जो अयोध्या, जिसको जहां से राजनीति की उनकी शुरुआत हुई, शुरुआत से मतलब एक जो उनको बूम मिला, वहीं पर अवधेश प्रसाद ने उनको हरा दिया। बीजेपी में को शिकस्त मिली, अयोध्या से ही हार गए। ये जितने धर्म स्थल थे वहां से हारे ये, बनारस को खाली आप छोड़ दें तो, लेकिन वहां भी वोट बैंक बहुत उनका खसक गया। तो ये पीडीए का जो उन्होंने प्रयोग किया, मुझे लगता है कि इसमें अब वो जो आने वाली राजनीति है अखिलेश जी की, वो देखिए अब उनके साथ मुस्लिम साथ है, अभी भी जुड़ा हुआ है, और यादव वर्ग उनके साथ है ही, पिछड़ा भी उनके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि पिछड़ा अभी ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विशेष रूप से जो कुर्मी
और जो लोध है वो भाजपा के साथ ठीक-ठाक जुड़ा हुआ है। तो उसकी जगह तो अब ये जो उन्होंने बनाया मुस्लिम, दलित और यादव और प्लस सवर्णों को भी वो ये बात संदेश दे रहे हैं कि नहीं, आप हमारे साथ आइए, हम आपकी मतलब कि हम आपके साथ खड़े होंगे। तो एक ये संदेश तो अखिलेश बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो अब लेकिन अब मुझे लगता है कि अखिलेश की पूरी ताकत या पूरा उनका जो विज़न है या वो पूरी तरीके से एक रणनीति बनाना चाहते हैं, वो दलित के इन 2 मोहरों को आगे रख के वो चुनावी बिसात में आगे जाएँगे, जिसमें रामजी लाल सुमन एक अहम भूमिका निभाएँगे और अवधेश प्रसाद की अहम भूमिका होगी, जो अब दलित समाज के बीच में ये लोग निकलेंगे, जाएँगे और समझाने की कोशिश करेंगे। और ये भी है कि अखिलेश भी अब दलितों के बीच में ये लोग वहाँ पर पूरी तैयारी करेंगे और उसके बाद अखिलेश जी उनको जाके ये जताने की और बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ हैं और अगर ये स्थिति रही, अगर आप ऐसे ही बटे रहे, तो निश्चित रूप से वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल देंगे और ठीक ये इसीलिए और इसी अगर आप देखें एक चीज़ और भी है रोमा जी, कि इधर जो वक्फ बोर्ड वाले मामले में जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के उस पर किया जा रहा है, तो उसमें भी यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति उसको या वहाँ के उसको जो 4 महीने, 3 महीने से कहा है कि आप वहाँ पर राज्यपाल को कहा है और यहाँ भी जो कहा है, तो उस पर जो दिया जा रहा है, तो ये भी अखिलेश एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी जो मैं पहले कह रहा था 24 के चुनाव में कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये उसको फोकस करके दलितों को अपने फोल्ड में लाने की पूरी रणनीति बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये आगे चले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे ही छिटका है, जो बचा-खुचा है वो भी इधर खसक जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि दलित वोट शुरुआत से ही बीजेपी के साथ नहीं था और अखिलेश यादव हैं स्टार्टिंग से ही दलितों के साथ हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही कैमरे पर टीवी पे देखने को मिल रहा है कि वो उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और सर अगर मायावती की बात की जाए तो क्या वो आने वाले समय में राजनीति नहीं करना चाहती, जो इतना शांत होकर बैठी है और अपने घरेलू मसलों में ही बिज़ी है? मायावती को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रोमा जी ऐसा नहीं है, राजनीति में आने के बाद कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम नेपथ्य में चले जाएँ। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। एक तो 2 मजबूरियां हैं उनके सामने। एक सबसे ज़्यादा जो बड़ी मजबूरी है राजनीति में कि वो जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं न कहीं मतलब उनकी नस को दबाती रहती है और यही वजह है कि वो ना इधर की है, ना उधर की है। ना तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाके उनके साथ कॉम्बिनेशन में शामिल हो सकती हैं, मुस्लिम भी दिख जाएगा और अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो फिर उनके यहाँ आज मतलब इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं, अब तो कोई चीज छिपी नहीं है कि अगर आप हटे तो ईडी और सीबीआई चल देती है। तो जो ये स्थिति है उससे वो दहशत में है, डर में है और उनका ये दुविधा से वो निकल नहीं पा रही है। और इधर जो उनके आकाश को जो उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की और वहाँ सबसे पहले सीतापुर में जो उन्होंने भाजपा के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ दिया, तो वो जो भाजपा ने जब टाइट की जो मैं कह रहा हूँ उसका ये प्रमाण है कि जब सीतापुर में आनंद ने ये बात कही और जब वहाँ दिल्ली से चूड़ियां टाइट की गई तो फिर आनंद को बाहर कर दिया गया और उनको निकाल दिया गया था। इसके बाद फिर अब उनके जो मतलब आनंद के जो ससुर हैं सिद्धार्थ जी, वो क्या नाम काशीराम जी के समय से उनके साथ थे। मायावती के बहुत विश्वसनीय थे। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। लगता है कि आनंद को ये बताने पे कि अब ये हमारी विरासत को मायावती ने जब ये संदेश दिया कि हमारी विरासत को ये संभालेंगे, तो उसके बाद वो अपने दामाद को लेके एक राजनीति गरमाने लगे और वो मायावती को भनक लगने पर मायावती तो इस मामले में तो कोई दो राय नहीं कि जरा सी भी अगर उनको लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो वो तत्काल उसका पोस्टमार्टम कर देती हैं। तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। हालाँकि वो अब आ गए हैं, माफ़ी-वाफ़ी माँग लिए लेकिन अभी भी उन्होंने कह दिया कि हम इनको कुछ ज़िम्मेदारी का पद भी नहीं देंगे, अभी एक काम करें। जिनको कि पहली बार ही शुरू में ही उन्होंने कहा था कि हमारी विरासत के मालिक होंगे। तो वो कहीं न कहीं जो उनके ससुर और उनके बीच में है,
तो वो एक अंदरूनी उनका पारिवारिक भी कह लीजिए दलित समाज के बीच का मामला है। और इधर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो उनकी मजबूरी है, तो इस वजह से वो वापो की स्थिति में है और इसीलिए उनका घट के 9% आ गया। मुझे लगता है कि अभी जो उनके साथ जाटव समाज जुड़ा हुआ है खाली, बाकी तो जो और पासी और ये वर्ग के लोग जो दलित थे वो तो खसक ही गए हैं। लेकिन ये जो जाटव समाज है, ये भी मुझे लगता है कि अगर यही मायावती का ढुलमुल रवैया रहा और एक स्टैंड उन्होंने नहीं लिया, या तो उनको भाजपा के साथ जाना होगा। अगर वो अपनी बसपा की राजनीति को बचाना चाहती है, तो जहां तक मैं समझता हूं, तो इसमें से 2 रास्तों में से एक तो चुनना ही होगा, तभी बचेगी। वरना बसपा अब इसके इलेक्शन 27 के इलेक्शन के बाद बसपा की लगभग समाप्त हो जाएगी, नाम के लिए रह जाए तो रह जाए, क्योंकि या तो मायावती को चुनना होगा कि वो एनडीए गठबंधन में जाए और उसमें खुल के सामने जाए और साथ में आए, और या फिर उनको इंडिया गठबंधन में आना होगा। उसमें कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस और बसपा मिल जाए, लेकिन मायावती उससे भी घबरा रही हैं, क्योंकि मतलब शुरुआती दौर में तो दलित कांग्रेस के साथ ही रहा है, तो कहीं अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारा दलित जो बचा है वो भी खसक जाएगा। तो ये डर भी उनको सता रहा है, तो वो अनिर्णय की स्थिति में मायावती हैं। वो अभी ये तय नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं। हालांकि वो मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो भी निर्णय लेती हैं वो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन वो एकदम ले फॉरवर्ड मूड में आ जाती हैं। लेकिन इधर पिछले 2-3 इलेक्शन से ये देखा जा रहा है कि मायावती जो है, अब वो फॉरवर्ड के बजाय जो है वो डिफेंस में ज्यादा आ गई है। बजाय इसके कि वो गोल करें, वो गोल बचाने की भूमिका में इस समय है। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये इस भूमिका में रहेंगी तो नुकसान होगा, और ये इसका लाभ कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अखिलेश को मिलेगा। जिस ढंग से वो अपने लोगों को, उन्होंने अपने दलित मोहरों को आगे कर दिया है, तो वो मायावती को नुकसान देगा, दलित वोट बैंक खसकेगा। और अगर ये निर्णय की स्थिति में रही तो वो उसका लाभ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। मतलब कहना चाहेंगे कि आप जैसे कि मायावती इस समय शांत है, तो दलित वोट एक घर जो तलाश रहा है, वो घर उसे मिल जाएगा अखिलेश यादव के जरिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है। भाजपा के पास जो दलित था, वो अब बाबा साहब के जो संविधान है उसको लेके वो बड़े संशय में आ गया है, और उसको लग रहा है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ स्थिति हुई तो फिर ये बाबा साहब के, और वो दलित की एक साइकोलॉजी है, ये एक साइकोलॉजी है, और वो एक मतलब वो सोचता है, वो अपना अंबेडकर जी को आइकॉन मानता है कि उससे छेड़छाड़ हुई तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसी से हमको सारे हकूक मिले हुए हैं। अगर वो बदल जाएगा तो हमारी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। इसलिए भाजपा की तरफ से रुख भी हटा है और उधर वो शिफ्ट भी नहीं होगा, जो मुझे लगता है मोटे तौर पर। बाकी तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो, लेकिन उसके बाद मायावती की जो स्थिति है पिछले 3 इलेक्शन से, वो भी दलित समाज देख रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ना इधर का है ना उधर का है, और मायावती जी किधर भी नहीं है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ओहापो की, उसमें दलित समाज भी चौराहे पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में अगर मायावती जी ने एक स्पष्ट निर्णय नहीं लिया, तो फिर मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी उसमें उसको ले लेगी, और वो उसने पूरी रणनीति बना ली है समाजवादी पार्टी ने कि अब हमको पूरा फोकस दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए है। क्योंकि ये बात भी एक बहुत स्पष्ट है रोमा जी, कि अब दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पास जाने से कतराएगा। अब वो मजबूरी कहीं व्यवस्था हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब वो उसके साथ जो उसका एक जुड़ाव था, वो मुझे लगता है कि वो कम होगा या उधर नहीं जाएगा। तो उसके पास विकल्प यही बचता है कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को देखा जाए तो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सिमटी हुई है। कांग्रेस का भी संगठनात्मक ढांचा उतना मजबूत नहीं है, वो उसको मजबूत करने की अभी कोशिश में जद्दोजहद के दौर से गुजर रही है। तो ऐसी स्थिति में दलित फिर जो है समाजवादी के पार्टी के साथ अगर चला जाता है, तो 27 के जो परिणाम होंगे, ये 27 का चुनाव होगा, वो बहुत दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ये बताया कि जो दलित वोट है वो शुरू से ही भाजपा के साथ नहीं रहा और ना ही उनके पास कोई ठोस चेहरा है,
और अगर वो जाना चाहे दलित वोट तो अखिलेश यादव बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, थोड़ा जोर भी लगा रहे हैं। चलिए सर, बिल्कुल आज के सही कहा प्रोग्राम आपने। में जी, शुक्रिया सर आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।